हाय स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 6 पार्टी कंप्टेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध करने के योग्य पक्षकार के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे। सबको पता है, शुरू से ही पढ़ रहे हैं, मेजर पर्सन होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और ऐसे पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वह कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है जो कि उस राजनियम के अनुसार जिसके अधीन वह आता है वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी राजनियम के अनुसार अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो इसमें 3 पर्सन बताया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य है। पहला है साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टी, योग्य पक्षकार। योग्य पक्षकार में कौन कौन आएगा? मेजर, वयस्क आएगा, साउंड माइंड आएगा, स्वस्थ मस्तिष्क का आएगा, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है या लॉ ने अयोग्य घोषित नहीं किया है। मेजर के केस में जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, कुछ केस में 21 वर्ष से अधिक हो, उसको मेजर कहा जाएगा। साउंड माइंड मतलब जो स्वस्थ है व्यक्ति, बीमारी हालत में नहीं है, नहीं वो नशे में नहीं है। ठीक है, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। तो ये तीनों पर्सन हैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो नीचे दिया गया है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इनकॉम्पिटेंट पर्सन, अयोग्य व्यक्ति। तो अयोग्य व्यक्ति में कौन कौन आएगा? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अवयस्क जिसका उम्र 18 वर्ष से कम हो लेकिन कुछ स्पेशल केस में 21 वर्ष से कम हो। अनसाउंड माइंड जो अस्वस्थ मस्तिष्क हो। तीसरा डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, जिसको लॉ ने अयोग्य घोषित कर दिया हो। तो माइनर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन पर्सन के लिए 18 वर्ष एप्लीकेबल है और ऐसे कौन कौन से पर्सन को 21 वर्ष तक के लिए माइनर कहा जा सकता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 में दिया गया है। पहला तो जनरल केस में देख लेते हैं। सामान्य केस में क्या होता है? सामान्य केस में जिसका उम्र 18 वर्ष से कम हो, अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875 माइनर वह होगा जिसका उम्र 18 वर्ष से कम होगा, उसको माइनर कहा जाएगा। जब भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि माइनर कौन होता है, तो जिसका उम्र 18 वर्ष से कम हो वह माइनर होता है। लेकिन स्पेशल केस में देखते हैं, स्पेशल केस में जिसका उम्र 21 वर्ष से कम हो उसको माइनर कहा जाएगा। तो स्पेशल केस को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पहला और ये हो गया दूसरा। पहला लीगल गार्जियन है ना, जिसका लीगल गार्जियन हो, जिसका पालन पोषण लीगल गार्जियन करता हो, तो इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्जियन एंड वर्ड्स एक्ट 1890, इस केस में जो चिल्ड्रन है, जो माइनर है, उसका और उसके प्रॉपर्टी का देखरेख लीगल गार्जियन करता है। दूसरा, कोर्ट्स ऑफ द वर्ड में वो चिल्ड्रन और चिल्ड्रन का प्रॉपर्टी जो माइनर है
और माइनर का प्रॉपर्टी का देख रेख या भरण पोषण कोर्ट अथॉरिटी है। इस केस में माइनर का जो उम्र है उसको 21 वर्ष लिया गया है। एग्जाम्पल के लीगल का गार्जियन या कोर्ट ऑफ द वर्ड में जो अनाथ वगैरह में रहते हैं, जो जिसके बच्चे का वास्तव में माता पिता नहीं रहता, जो कोर्ट उसका पालन पोषण करता है या कोई लीगल गार्जियन रहता है, उन लोग पालन पोषण करते हैं, उस केस में 21 वर्ष लिया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन 11 में दो भाग में बांटा गया है माइनर को। एक सामान्य केस में जिसका उम्र 18 वर्ष से कम हो उसको माइनर कहा जाएगा, लेकिन स्पेशल केस में जिसका लीगल गार्जियन हो और जिसका देखभाल कोर्ट करता है, इस केस में माइनर 21 वर्ष लिया गया है, 21 वर्ष से कम हो उसको माइनर कहा जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में माइनर की आयु 21 ईयर होगी। अब है माइनर एग्रीमेंट, माइनर के साथ एग्रीमेंट करना, अवयस्क के साथ समझौता। एग्रीमेंट विथ माइनर, माइनर के साथ एग्रीमेंट करना शुरू से ही व्यर्थ माना जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए अपना बाइक 2000 में मिस्टर राम को बेच दिया और मिस्टर राम ने मिस्टर ए का बाइक खरीद लिया और राम ने इसको 2000 पैसा दे दिया माइनर को। बाद में माइनर क्या बोलता है कि मेरे बाइक को दे, राम बोलता है मैं तेरा बाइक को तो 2000 में खरीद लिया हूँ, मैं क्यों दूंगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए कोर्ट जाएगा और कोर्ट में जा कर के बोलता है कि मिस्टर राम मेरा बाइक को खरीद लिया है 2000 में और मेरा बाइक को लौटा नहीं रहा है। तो वहाँ पे कोर्ट बोलता है राम को बोलता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू से ही व्यर्थ माना गया है। तो जो मिस्टर राम है उसके बाइक को वापस करेगा और मिस्टर ए जो 2000 में बेचा था, मिस्टर ए वापस नहीं करेगा। राम को बाइक वापस करना पड़ेगा और जो इसको पैसा भी नहीं मिलेगा, जो 2000 में ख़रीदा था मिस्टर राम उसको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के नुकसान मिस्टर राम का हुआ। तो माइनर के साथ एग्रीमेंट करना शुरू से ही व्यर्थ माना गया है। नेक्स्ट है रूल ऑफ रिस्टिट्यूशन, पुनः क्षतिपूर्ति। अब पुनः क्षतिपूर्ति में हम ये देख लेते हैं कि अगर मुझे पता है कि मिस्टर एक्स माइनर है और मैं जानबूझ करके मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ या कोई भी एग्रीमेंट करता हूँ तो शुरू से ही व्यर्थ माना जाएगा। अगर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसके मनी या जो भी मटेरियल है उसको वापस करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसका मोबाइल ख़रीद लिया तो मोबाइल को वापस करना पड़ेगा और ये जो मिस्टर एक से जितना मैं ख़रीदा है वो 1 रुपया भी नहीं देगा। तो इसका जो भी मनी है या मटेरियल है सबको वापस करना पड़ता है। अगर हम लोग जान रहे हैं कि जो अगला पर्सन है या जो पर्सन के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो माइनर है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू से ही व्यर्थ माना जाता है। पैसा को भी वापस करना पड़ता है और मटेरियल को भी वापस करना पड़ता है। लेकिन दूसरा केस ये है कि मिस्टर एक्स अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है कि मैं मेजर हूँ। वास्तव में ये तो माइनर है लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं मेजर हूँ, मैं वयस्क हूँ बोल करके रिप्रेजेंट करता है। इस केस में अगर ये कॉन्टैक्ट करता है किसी पर्सन से, कोई थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मिस्टर एक्स लाइबल रहेगा। यहाँ पे मिस्टर एक्स ने गलती किया, क्या गलती किया कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं मेजर हूँ बोल करके थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस में मिस्टर एक्स लाइबल रहेगा कि कुछ भी अगर नुकसान होगा तो मिस्टर एक्स इसको बियर करेगा और ये अपना अपना चीज़ वापस लेगा। जैसे मान ले जाए अब एक ट्रांजैक्शन क्या है मोबाइल बाइक का, अभी एजेंसी में गया, आजकल पैन कार्ड वैसे ही वगैरह बना दिया जाता है, अपने उम्र को 21 वर्ष कर दिया।
अब 21 वर्ष करने के बाद ये एजेंसी गया। अब एजेंसी में बाइक को उठा करके ले आया। इसने भी बाइक को बेच दिया, क्योंकि ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं मेजर हूँ, 21 वर्ष का हूँ। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाद में मिस्टर एक्स अपने आप को माइनर बताता है कि नहीं, मैं माइनर हूँ। अब ये कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाता है और कोर्ट को बोलता है, देखो भाई, मैं तो माइनर हूँ और मैंने बाइक को ख़रीद लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो थर्ड पार्टी जो एजेंसी है वो भी जवाब देगा, ये तो अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट करके मेरे से बाइक को ख़रीदा, जो पैन कार्ड बनवाया था उसमें इसका उम्र 21 साल था, लेकिन अब ये रिजल्ट को बता रहा है अपना कि मेरा उम्र कितना है, 18 वर्ष से कम है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को बाइक को देना पड़ेगा और एजेंसी इसको पैसा देगा। तो दो एग्जाम्पल दिया रूल ऑफ रिस्टिट्यूशन में। पहला एग्जाम्पल कि अगर हम लोग जानबूझ करके माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, सभी केस में माइनर का फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे माइनर अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इसका सामान इसको लौटाएगा और ये वाला इसका सामान या पैसा इसको लौटाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताया था, मिस्टर एक्स ने बाइक खरीदा तो बाइक को एजेंसी को लौटाएगा और एजेंसी इसका पैसा लौटाएगा। और फर्स्ट केस में क्या होता है कि ओनली मिस्टर एक्स मतलब माइनर का ही फायदा होगा और थर्ड पार्टी को क्या होगा, नुकसान होगा। नेक्स्ट है सी, बेनिफिशियल एग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पर माइनर का लाभ हो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैध होगा। तो माइनर का प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैध होगा। जैसे ए है, मिस्टर ए मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये माइनर है। ठीक है, अब ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी है और यहाँ पे पैसे उधार दिए इसको। तो यहाँ पे देखते हैं मिस्टर एक्स माइनर है और इसके प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में लिया है और इसको पैसा उधार दे दिया। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा मिस्टर बी का होगा, माइनर का होगा। तो वहाँ पे जो भी एग्रीमेंट है वो वैलिड रहेगा। देखना है कि यहाँ पे माइनर का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे और कई केस में देखते हैं कि जो एक्स है, चलो मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई माइनर है, लेकिन ये मिस्टर एक्स कोई भी प्रोडक्ट वाई से ख़रीदता है। जैसे हम लोग डेली यूजफुल में देखते हैं, बच्चे को भेज देते हैं, जाओ सामान लेकर के आना, तो वहाँ पे वो बच्चे का फ़ायदा हो रहा है। कोई भी प्रोडक्ट लाने के लिए बोल देते हैं तो प्रोडक्ट लेकर के आ जाता है। तो इस केस में जहाँ पे फ़ायदा हो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन फ़ायदा किसका होना चाहिए, माइनर का। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि अवयस्क को बेनिफिट हो रहा है तो वहाँ पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट डी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट ज्वाइंटली। अवयस्क व वयस्क के साथ संयुक्त रूप से अनुबंध। तो यहाँ पे मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये माइनर स्वभाव है, हर में माइनर को बेनिफिट पहुंचते रहता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर सी से। अब मिस्टर सी यहाँ पे थर्ड पर्सन है और ये माइनर है और ये मेजर है।
अब इसके कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया। ए और बी ने मिस्टर सी से कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन पैसा भी नहीं दिया है। पैसा बाद में दूंगा बोलता है। बहुत दिन हो गया कि पैसा नहीं मिल रहा है। ये कुल मिला करके 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा है। किसने खरीदा? मिस्टर ए और मिस्टर बी ने। मिस्टर ए क्या है यहाँ पे? माइनर। मिस्टर बी क्या है? मेजर। प्रोडक्ट कितने का खरीदा? 20,000 का। अब मिस्टर सी को तो पैसा का रिक्वायरमेंट है। अब ये मांगने जाता है कि भाई मुझे पैसा दे दे। ये बोलता है अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, मेरे सामान को लौटा दे बोलता है। तो ये भी नहीं लौटाऊंगा बोलता है, क्योंकि माइनर यहाँ पे चतुर है, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू से ही व्यर्थ है, नहीं लौटाऊंगा बोलता है। अब मिस्टर सी केस कर देता है ये दोनों के ऊपर। जब केस करेगा तो ओनली बी के ऊपर ही केस कर पाएगा, मिस्टर ए के साथ केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिस्टर बी क्या है? मेजर है। तो यहाँ पे माइनर और मेजर दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनर के साथ या माइनर के पक्ष में केस हम लोग नहीं कर सकते, ओनली मेजर के पक्ष में केस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ कि माइनर और मेजर दोनों हैं, दोनों के साथ अगर संयुक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग केस सिर्फ किसके ऊपर कर पाएंगे? ओनली मेजर के ऊपर ही केस किया जा सकता है, माइनर के ऊपर केस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, नो रेक्टिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। वयस्क की आयु तक पहुंचने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिस्टर एक्स माइनर है, 17 साल का है। ये मिस्टर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मेजर है। अब सेम इसके बाइक को खरीद लेता है। अब इसको पता है वाई को कि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करूँगा शुरू से व्यर्थ है। अब इसके बाइक को, माइनर के बाइक को 5,000 में खरीद लेता है। ठीक, तो जो मिस्टर वाई है अभी तो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पता है कि अभी मैं कुछ बोलूँगा तो मेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि मुझे बाइक को भी लौटाना पड़ेगा और पैसा भी नहीं मिलेगा। अब ये बाद में जब माइनर मेजर हो जाता है 2 साल बाद, 19 साल का हो जाता है, अब उसके बाद अब ये बोलता है कि अब तू मेरे बाइक को दे। तो यहाँ पे अब ये वयस्क की आयु तक पहुँचने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो रेक्टिफिकेशन अटेनिंग द मेजोरिटी। अब ये 19 साल का हो गया तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब किया था? जब ये माइनर था। तो उसी समय को देखा जाएगा कि ये माइनर जिस समय लेन देन किया, जिस समय ट्रांजेक्शन किया, उस समय माइनर था या क्या था। तो उस समय माइनर था तो उसी स्थिति को देखा जाएगा, और मेजर होने के बाद ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एक पार्टनर हो सकता है, एक साझेदार हो सकता है। तो ओनली बेनिफिट के लिए हो सकता है। जैसे यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। ये माइनर है, तो ओनली सिर्फ प्रॉफिट के लिए बस पार्टनर हो सकता है। अगर फर्म में अगर कुछ लॉस हो तो ये लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो माइनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही हो सकता है, प्रॉफिट के लिए ही हो सकता है। तो क्वेश्चन में आएगा कि माइनर पार्टनर हो सकता है क्या? तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन एक कंडीशन है, ओनली प्रॉफिट के केस में पार्टनर हो सकता है। नेक्स्ट है
माइनर एज अ एजेंट, क्या माइनर एजेंट हो सकता है? हाँ, माइनर, पहले तो सामान्य केस अगर पूछा जाएगा तो माइनर एजेंट हो सकता है क्या, तो नहीं, लेकिन एजेंट होगा, लेकिन जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जवाबदारी है वो प्रिंसिपल के ऊपर होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये एजेंट है जो कि माइनर है। अब ये प्रिंसिपल के बिहेव में प्रिंसिपल के बिहेव में प्रिंसिपल के बिहेव में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है थर्ड पार्टी से। अगर थर्ड पार्टी कुछ डैमेज या नुकसान पहुंचता है तो ये एजेंट को जवाबदार नहीं बनाएगा, इसका जवाबदार कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन जवाबदार कौन होगा? इसका प्रिंसिपल होगा, माइनर जवाबदार नहीं होगा। कब? अगर थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान पहुंच जाता है तो ये केस करता है या क्लेम करता है तो इसका जवाबदार प्रिंसिपल होगा, एजेंट नहीं होगा। अब है माइनर एज अ शेयर होल्डर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा है तो जो माइनर है वो शेयर होल्डर बन सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर वर्णित है या लिखा है तो शेयर होल्डर बिकम अ पार्टनर, बिकम अ शेयर होल्डर। ठीक है, तो कब होगा? फुली पेड अप, अगर शेयर फुली पेड अप है तभी शेयर होल्डर बन पाएगा। अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, तो माइनर शेयर होल्डर हो सकता है जब शेयर क्या हो? फुली पेड अप हो। अगर कोई भी कंपनी का शेयर वो खरीद रहा है तो ऐसा शेयर हो जहाँ पे वो फुली पेड अप हो, उस केस में शेयर होल्डर हो सकता है। नेक्स्ट, माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। पहले तो माइनर, इंसॉल्वेंसी कब होगा? जब वो पैसा नहीं दे पाता तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात ये बता देता हूँ कि माइनर को तो लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो इंसॉल्वेंट भी नहीं होगा। तो माइनर कभी ऋण के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। माइनर को लोन नहीं देते और तो माइनर दिवालिया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इसको लोन भी नहीं मिलेगा, और लोन भी नहीं मिलेगा तो दिवालिया भी नहीं हो सकता। अगर गलती से किसी ने उसको लोन दे दिया तो लोन का जवाबदार वो नहीं होगा, नहीं देगा पैसा तो पर भी उसको दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, मिस्टर एक्स माइनर है, अब ये लोन लेता है, बैंक लोन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैंक इसको लोन ही नहीं देगा क्योंकि ये क्या है? माइनर है। ठीक है, तो लोन ही नहीं देगा तो इंसॉल्वेंट भी नहीं हो पाएगा। दूसरा केस, मिस्टर एक्स माइनर है, अगर कोई थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से लोन ले लेता है, अब ये बाद में पैसा वगैरह को दे नहीं पाता तो इसको इंसॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या है? शुरू से ही व्यर्थ है। तो इस कंडीशन को याद रखना है, क्योंकि माइनर कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो लोन भी नहीं ले सकता ना, लोन नहीं ले सकता, कोई दिवालिया भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, माइनर्स लायबिलिटी इन फ्रंट ऑफ सिविल रॉन्ग। अवैध का यदि कोई असामाजिक अपराध करे, अगर ए मिस्टर एक्स है जो कि माइनर है और ये कुछ गलत काम कर देता है, जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, जो समाज के अपोजिट हो या समाज के विरुद्ध है, ऐसा काम कर देता है, तो उस समय असामाजिक अपराध करे तो माइनर लाइबल होगा।
तो जैसे हम लोग न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं कि माइनर लोग ये कर दिया, मतलब कुछ असामाजिक तत्व वाले काम कर दिया, तो उस समय वो लायबल होगा। अगर पूरा कंप्लीट सज़ा नहीं मिलेगा तो कम से कम उसे कुछ समय के लिए सज़ा मिलेगा ही। तो माइनस लायबिलिटी इन फ्रंट ऑफ सिविल रॉन्ग, अगर कोई भी असामाजिक अपराध करे, चोरी डकैती, किसी का हत्या वगैरह कर दे, उस समय ये लायबल होगा। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ माइनर एज अ गारंटर। अब ये गारंटर नहीं हो सकता। जैसे मुझे ये मिस्टर एक्स है, अब इसको बैंक का लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए। यहाँ पे मिस्टर ए माइनर है, तो बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो बैंक हमेशा गारंटर पूछता है कि आपका गारंटर कौन है। तो मिस्टर एक्स ने बताया कि मेरा गारंटर मिस्टर ए है, जो कि माइनर है। पहले देखा कि इसका स्टेटस क्या है, माइनर है, तो बैंक बोलेगा कि मिस्टर ए माइनर है, वो गारंटर नहीं हो सकता। तो अवयस्क का स्थिति गारंटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द रूल ऑफ स्टोफल डस नॉट अप्लाई टू माइनर। विबंधन का नियम अवयस्क पर लागू नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं विबंधन मतलब क्या होता है। स्टोपल पहले देख लेते हैं। स्टोपल मतलब ये होता है जो कोई भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम चेंज या परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो माइनर है, माइनर स्टोपल कर सकता है, कोई भी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे विबंधन का नियम अवयस्क पर लागू नहीं होता है। ये स्टेटमेंट को ऐसे सामान्य में देखे तो कोई भी जो विबंधन है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन माइनर इसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू से ही क्या है, व्यर्थ है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाई बाई लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।